हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग? मैं आपका नीलेश भैया बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे जो यूपी बोर्ड का, जी हाँ मेरे दोस्त, जो यूपी बोर्ड का 22 फरवरी को आपका एग्जाम होने वाला है, उसके लिए ये एक तरह से समझ जाओ कि वायरल पेपर, ये ऑफिशियली बोर्ड की तरफ से जारी किया गया पेपर है। जी हाँ मेरे दोस्त, बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए हिंदी का क्लास 10th का, ठीक है। पूरा का पूरा हम लोग इस वीडियो में इसको सॉल्व करेंगे। इससे आपके एग्जाम में डायरेक्ट सेम टू सेम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ऑप्शन सहित, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना बेहद जरूरी है। चलो मैं इसको सॉल्व करा देता हूं, और आपके लिए मैंने ये ओएमआर शीट भी लाया हुआ है, ठीक है। और ओएमआर शीट के अलावा देखो, पहले से ही मैंने इस पेपर का जो इधर 20 मार्क का जो ऑब्जेक्टिव है आपका, उसके अलावा जो इधर संदर्भ व्याख्या वाला सब प्रश्न आता है ना, उसका अच्छे से देखो डिटेल में अच्छे से एकदम सॉल्यूशन कर रखा हूं, ठीक है। तो इसका पीडीएफ भी कहाँ मिलेगा, सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहना, वीडियो को अंत तक देखना जरूरी है अगर आप 80 से 90% मार्क लाना चाहते हो अपने बोर्ड एग्जाम में, तो ठीक है। तो चलो आपका टाइम वेस्ट न करते हुए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। बाकी कहूंगा, चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लेना, जिससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जी हाँ मेरे दोस्त, जो आपका 22 फरवरी को एग्जाम होने वाला है, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि यूपी बोर्ड का टाइम टेबल आ चुका है और 22 फरवरी को फर्स्ट पेपर हिंदी का पेपर है, ठीक है। तो चलो, सबसे पहले इस पेपर को सॉल्व करने से पहले कुछ यहाँ निर्देश मैं हमेशा नहीं आपको बताता था, लेकिन इस बार थोड़ा बताऊंगा, ठीक है। तो आपका 70 मार्क का आपका पेपर होगा, आप जानते हो 30 मार्क का तो स्कूल लेवल पे प्रैक्टिकल होता है, इसलिए 100 मार्क का आप लोग का हिंदी का पेपर हो जाता है। लेकिन जहाँ सेंटर जाएगा जिस स्कूल पे, वहाँ पे ये 70 मार्क का पूरा पेपर आएगा, ठीक है। और आपको समय मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का, ठीक है, जिसमें से 15 मिनट आपको पढ़ने को कहा जाता है, आप पढ़ो या कुछ भी करो आपका मन, ठीक है। और 3 घंटे पेपर करने का। यह जो पेपर होगा 2 खंडों, खंड अ और खंड ब में विभाजित होगा। खंड अ में 20 मार्क के आपके क्या होंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जिनका आंसर आपको ओएमआर शीट पे देना होगा। और ओएमआर शीट कैसी होगी, देखो यहाँ मैं दिखा देता हूँ, ये आपके कुछ इस प्रकार की ये ओएमआर शीट होगी, ठीक है। उसके अलावा आपका जो खंड अ के बाद खंड ब आता है, ठीक है, उसमें आपके 50 मार्क के वर्णनात्मक प्रश्न होंगे, जिसमें संदर्भ व्याख्या से संबंधित प्रश्न होगा, ठीक है। उसके अलावा जीवन परिचय से संबंधित प्रश्न होगा। उसके अलावा खंड काव्य से रिलेटेड प्रश्नों का बहुत सारे प्रश्न होंगे, बहुत सारे नए प्रश्न भी ऐड हुए। चलो मैं सबको सॉल्व करा देता हूँ, ठीक है। तो चलो हम सबसे पहले ये बहुविकल्पीय प्रश्न है यहाँ से शुरू कर दें। सबसे पहला प्रश्न है कि बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक है, ठीक है। आप कॉपी पेन लेकर बैठ जाइएगा, ठीक है। अगर इसको आप लिखना चाहते हो तो ऐसे तो लिखना नहीं है, मैं पीडीएफ आपको अभी कहाँ मिलेगा बता दूंगा अच्छे से, ठीक है, क्योंकि लिखने पर टाइम नहीं है, आप सब जानते हो। तो बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक है? भारतेंदु युग के, द्विवेदी युग के, शुक्ल युग के, शुक्लोत्तर। देखो यहाँ गलत टाइपिंग हुई है बोर्ड की तरफ से, ठीक है, ये शुक्लोत्तर युग होगा, ठीक है। तो यहाँ सही ऑप्शन ये सी वाला हो जाएगा, शुक्ल युग, ठीक। चलो सेकंड प्रश्न क्या है कि चिंतामणि किस विधा की रचना है? सब लोग जानते हो भाई, जो फर्स्ट चैप्टर जिसको लिखा है, मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, ठीक है, मित्रता, उन्हीं ने लिखा है चिंतामणि को भी, ठीक है। तो इसकी विधा अब हमें पूछ रहा है, ठीक। चिंतामणि के लेखक अगर पूछा जाता तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, लेकिन चिंतामणि किस विधा की रचना है, हमें विधा पूछा जा रहा है, तो ये निबंध विधा की रचना है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद थर्ड वाला प्रश्न है कि गबन किसकी रचना है? सब लोग जानते हो भाई, शुरू से आप पढ़ते आ रहे हो, गबन गोदान, ठीक है, ये तो मुंशी प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास हैं, ठीक है। चलो भाई माफ करना। अगला देखते हैं थर्ड के बाद फोर्थ नंबर प्रश्न कि शुक्ल युग की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, ठीक है। शुक्ल युग की समय अवधि है, हमें शुक्ल युग की समय अवधि यानी समय सीमा बतानी है, 1936 से 1943 या 1919 से 1938। तो सही ऑप्शन इसका ये चौथे का आपका बी वाला बिल्कुल हो जाएगा। 1919 से 1938 तक का जो समय है, ठीक है, वो शुक्ल युग के अंतर्गत आता है, ठीक। चलो उसके बाद पांचवा प्रश्न है कि नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? ओके, देखो नीड़ का निर्माण फिर, और एक और याद रखना, क्या भूलू के याद करूं, ठीक है, क्या चलो मैं बोल ही दिया, क्या भूलू के याद करूं, ठीक। ये दो रचनाएं हैं ना, आत्मकथा विधा पे आधारित रचना है। और किसकी है? तो भाई आप याद रखना, हरिवंश राय बच्चन जी की, हरिवंश राय बच्चन जी की ये दो रचनाएं हैं, नीड़ का निर्माण फिर और एक क्या भूलू के याद करूं, जो आत्मकथा विधा की रचना है। विधा भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, और कभी कभी रचना के लेखक का नाम भी पूछा जाता है, जैसे नीड़ का निर्माण फिर रचना के लेखक का नाम है, ऐसे भी पूछ दिया जाएगा। तो आप लोग याद रखना, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक। चलो अगला पांचवें के बाद हम लोग 6 नंबर प्रश्न देख लेते हैं भाई। 6 नंबर प्रश्न है कि प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? ये हमें बताना है कि प्रिय प्रवास किस युग की रचना है। इधर आ जाते हैं, ठीक है, 1 मिनट माफ करना, इधर प्रिय प्रवास किस युग की रचना है भाई? द्विवेदी युग की,
भारतेंदु युग की, प्रगतिवादी युग की, क्षयवादी युग की। ये हम लोग का प्रश्नोत्तर संख्या 6 है। तो 6 का आपका ये ए वाला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, द्विवेदी युग। ठीक, उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या 7 आ जाता है, मधुशाला किसकी रचना है? काफी फेमस रचना है भाई मधुशाला, रामधारी सिंह दिनकर की, हरिऔध की, हरिवंश राय बच्चन की, या फिर सुमित्रानंद पंत की। सही ऑप्शन आपका हरिवंश राय बच्चन की। ठीक, उसके बाद 8वां प्रश्न है, भारत भारती किसकी रचना है? भाई काफी फेमस रचना है। भारत भारती किसकी रचना है? सियाराम शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। ठीक है, सही ऑप्शन हो जाएगा आपका मैथिली शरण गुप्त। उसके बाद 8वें के बाद 9 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक काल कब से कब तक है? ओके, हमें आधुनिक काल की समय सीमा बताना है। तो देखो जो 18 से, ठीक है, 1843 से अब तक का समय है ना, इसको आधुनिक काल कहा जाता है। इसको भी कई कालों में बांटा गया है। तो चलो यहाँ पे तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या जो 10 है भाई, वो है कि मतीराम किस युग के कवि हैं? हमें बताना है कि मतीराम किस युग के कवि हैं। ठीक है, तो भाई मतीराम आप सबसे याद रखना फेमस एक कवि हैं, रीतिकालीन कवि हैं। ठीक है, उसके बाद चलो आगे हम लोग चलते हैं। अब देखो ये जो शुरू के आपके 10 प्रश्न रहेंगे एमसीक्यू में ना, 20 में से वो आपके हिंदी और गद्य के और पद्य के प्रमुख लेखक और कवियों की रचनाओं विधाओं से संबंधित रहेंगे। ठीक है, और उसके अलावा जो अब आगे के जो प्रश्न होंगे 11 से 20 तक, ये एक तरह से समझ जाओ कि आपके व्याकरण से संबंधित होंगे। तो चलो इनको भी कर लेते हैं। लेकिन इनको करने से पहले देखो मैं आपको लक्ष्य बैच के बारे में थोड़ा बता दूं। हम लोग का एक लक्ष्य बैच हमने लॉन्च किया है। ये लक्ष्य बैच क्या है? ठीक है, जो आपको आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में, जी हमें दोस्त, 80 से 90% मार्क दिलाकर रहेगा। ठीक, देखो इस बैच में हमने क्या दिया है आपको। ठीक है, बाकी इसकी प्राइस क्या है सब कुछ बताता हूँ 1 मिनट के अंदर। ठीक, देखो लक्ष्य बैच में बेसिकली हम दे रहे हैं आपका 2023 का जितना भी आपका पेपर था ना, यूपी बोर्ड में आया हुआ था। ठीक है, जैसे हिंदी का 7 सेट का, आप जानते हो कि आपका पेपर होता है ना, तो उसमें 7 सेट होते हैं। पूरे यूपी में 7 सेट होते हैं। जैसे 2024 में पेपर होगा ना, तो पूरे यूपी में हिंदी के 7 प्रकार के पेपर होंगे, मैथ के 7 प्रकार के होंगे। ठीक है, तो वही 2023 के हिंदी के 7 सेटों का, मैथ के 7 सेटों का, साइंस के, इसी तरह सारे सब्जेक्ट के 7 सेटों का सॉल्यूशन वीडियो के साथ साथ, आपको वीडियो के साथ साथ पीडीएफ भी, देखो पीडीएफ सॉल्यूशन रहेगा। ऐसे ये पीडीएफ सॉल्यूशन रहेगा जिससे आप एग्जाम टाइम में कम समय में आसानी से पढ़ सको। आप वीडियो 2-2 घंटे की देखोगे, आपका दिमाग खराब होगा। ये पीडीएफ रहेगा तो आप आसानी से पढ़ लोगे। देखो इसमें आपका सारा का सारा सब कुछ लिखा हुआ है, देख रहे हो, ये जीवन परिचय उच्चय परिचय सब कुछ, मतलब एकदम अच्छे से सारी डिटेल में लिखा हुआ है। तो ऐसा ही पीडीएफ मिल जाएगा इस बैच में। उसके अलावा यहाँ पे मैं अपने द्वारा बनाया हूँ, कम से कम मान लो हिंदी का तो 10 मॉडल पेपर मैं अपनी तरफ से बनाऊंगा। ठीक है, समझ जाओ कि अगर इन 7 ये प्रीवियस ईयर पेपर और 10 ये मॉडल पेपर सॉल्व कर लेते हो ना, आपके एग्जाम में सेम टू सेम एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। जी हमारे दोस्त, ठीक है, तो इस लक्ष्य बैच को आप ज्वाइन अब कैसे करोगे? ठीक है, तो इसके लिए हमारी ऐप है यूपी एमएसपी स्टडी। जी हाँ मेरे दोस्त, यूपी एमएसपी स्टडी कर जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और वहीं पे ये लक्ष्य बैच आपको मिल जाएगा। इस ऐप पे आप ज्वाइन कर लेना। अगर ज्वाइन करने में वहाँ पे कोई दिक्कत आ रहा है, ठीक है, तो आप इस नंबर पे 85 ये 42 86 64 46 इस नंबर पे कॉल कर लेना अगर पेमेंट करने में कोई दिक्कत आ रही है तो। ठीक है, बाकी चलो अब हम लोग आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक, चलो आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 11। देखो प्रश्न संख्या 11 आप देख सकते हो स्क्रीन पे। और हाँ, यहाँ एक चीज़ मैं और बताना भूल गया, लक्ष्य बैच में ना आपको टेस्ट भी मैं नए अपडेट में ऐड कर दिया हूँ। ठीक है, अब मतलब हर सब्जेक्ट का कम से कम यहाँ पे आपका 40 से 50 टेस्ट भी अवेलेबल होगा हर सब्जेक्ट का। ठीक है, तो मतलब यार 80 से 90% क्लियर हो जाएगा। चलो कोई दिक्कत नहीं। 11 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। हास्य रस का स्थायी भाव है। हास्य रस का स्थायी भाव भाई हास्य होता है, सब लोग जानते हो। ठीक है, और एक आप याद रखना, करुण रस का जो अस्थायी भाव होता है वो शोक होता है। ये 2 प्रश्न आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक, और इसी रस से पूछा जाता है क्लास 10 में, हास्य रस और करुण रस। इसके अलावा कोई और रस से प्रश्न नहीं पूछा जाता है। चलो प्रश्न संख्या हम लोग 12 देख लेते हैं। 12 क्या है कि सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात मनोनिर्मल पर आतप प्रयोग प्रभात। अब देखो यहाँ पे प्रकाश। ठीक है, अब देखो यहाँ पे उपयुक्त पंक्ति में हमें अलंकार बताना है। ये ना कहीं आपके ये आई थिंक किसी ना किसी मतलब मैंने पढ़ा है आपके मतलब आपने भी पढ़ा होगा, आपके ये बुक से ही कहीं ना कहीं ये लाइंस ली गई हैं। मुझे एक्चुअली याद अभी नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा इसमें भाई अलंकार है। अब हमें यहाँ पे रस प्रस्त है, अब यहाँ पे अलंकार से। ठीक है, हमें बताना है कि अलंकार इसमें कौन सा है। तो देखो ये फेमस काफी लाइन है, इसमें आप याद रखना सीधे सीधे कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक, चलो अगला हम लोग प्रश्नोत्तर संख्या 13 देख लेते हैं कि रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं। भाई रोला छंद में हमें कुल कितने चरण होते हैं ये बताना है। ठीक है,
3, 2, 4 या फिर 5। ठीक है, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं भाई? अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ठीक है, ये रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं, तो 3, 2, 4, 5। तो ये यहाँ पे थोड़ा गलत क्वेश्चन ये टाइप हो गया है। ठीक है, ये देखो ये बोर्ड की तरफ से मॉडल पेपर जारी किया गया है, ऐसा नहीं कि मैं बनाई हूँ या किसी और ने, ये बोर्ड की तरफ से जारी किया गया है। आप बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं, यहाँ पे चरण न डालकर पंक्ति डालना चाहिए कि रोला छंद में कुल कितनी पंक्तियां होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 4 आपका आंसर सही होता है। चूंकि रोला जो छंद होता है इसमें कुल 4 पंक्तियां होती है और एक पंक्ति में 2 चरण होते हैं, यानी 4 दोनों के 8 इसमें चरण हो जाएंगे। ठीक है, अगर चरण पूछे तो रोला छंद में अगर चरण पूछे तो 8 चरण हो जाएंगे, अगर पंक्ति पूछे तो 4 पंक्तियां हो जाएंगी। ठीक है, और आपका एक और आता है इसके विपरीत, आपका रोला के अलावा आपका एक सोरठा आता है। ठीक है, तो आपका सोरठा में याद रखना, सोरठा में क्या होता है, सोरठा में 2 पंक्तियां होती है और आपके 4 चरण होते हैं। क्लियर? तो रोला और सोरठा में ये डिफरेंस आप याद रखना, काफी कंफ्यूजन होती है। चलो आगे चलते हैं प्रश्नोत्तर संख्या 14 पे। प्रश्नोत्तर संख्या 14 है कि आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। ओके, यहाँ पे देखो आकर्षण, ठीक है, तो यहाँ आ रहा है जो शब्द किसी मतलब एक ऐसा शब्द जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तित कर दे, वह क्या होता है, उपसर्ग होता है। ठीक है, तो यहाँ प्रश्नोत्तर संख्या जो 14 है इसके लिए हम लोग का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे आ जुड़ा है, कर्षण से पहले आ उपसर्ग जुड़ा है। ठीक, अब देखो प्रश्नोत्तर संख्या 15, ये अब देखो रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं। ये जो आपका न्यू प्रश्न एड हुआ है ना इस बार, वाक्य का स्वरूप, जी हाँ मेरे दोस्त, वाक्य का स्वरूप, ठीक है, उससे ये रिलेटेड प्रश्न है। ठीक, तो यहाँ पे रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं, 2, 5, 6 या 3। ठीक है, तो देखो रचना के आधार पर जो वाक्य के जो भेद है या प्रकार है, ठीक है, वो आपके 3 हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न 16, बाकी इसको मैं डिटेल में पढ़ा चुका हूँ अच्छे से, लगभग 50 मिनट की एक वीडियो है। ठीक है, वाक्य का स्वरूप का, तो आप चैनल पे जाकर हिंदी वाली प्लेलिस्ट में देख भी सकते हो। प्रश्नोत्तर संख्या 16 है कि पीताम्बर में कौन सा समास है, हमें पीताम्बर में समास बताना है। तो भाई पीताम्बर यानी पीला है वस्त्र जिसका, ठीक है, अर्थात यहाँ पे श्री कृष्ण की बात की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक, चलो भाई आगे देखते हैं अगला हम लोग प्रश्न। अगला हम लोग का प्रश्न है यहाँ पे 17 नंबर की आंसू का तत्सम रूप है। ओके, आंसू का हमें तत्सम रूप बताना है भाई, अश्रु हो जाएगा। ठीक है, इधर हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। देखो फर्स्ट ही ऑप्शन हम लोग का ये सही हो जाएगा। देखो यहाँ पे अश्रु है। ठीक, चलो तो ये रहा हम लोग का प्रश्नोत्तर संख्या 17। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग प्रश्नोत्तर संख्या 18 देख लेते हैं। 18 प्रश्नोत्तर संख्या में देखो प्रश्न पूछा गया है कि कर्तृवाच्य, ओके, अब ये देखो ये वाच्य नया आपका जुड़ा है टॉपिक। ठीक है, वाच्य परिवर्तन। ठीक है, तो यहाँ कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता होती है भाई, तो कर्तृवाच्य में भाई कर्ता की प्रधानता होती है। ए वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या 19 है, ठीक है, कि ताभ्य शब्द में वचन एवं विभक्ति है। अब देखो आपका ना यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये आपका ताभ्य क्या है, ये एक आपका सर्वनाम शब्द रूप है। ठीक है, देखो आपका शब्द रूप अब आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा, जैसे पहले आता था ना मधु का या फिर नदी का या पुष्प का, अब किसी का भी नहीं आएगा। ठीक है, बालक का किसी का भी नहीं आएगा, केवल सर्वनाम शब्द तद और इसुमद का आएगा। ठीक, तो आप सर्वनाम शब्द याद कर लेना। उसके अलावा जो धातु रूप पूछता था जैसे पठ धातु, लिख धातु, हस धातु, वो भी नहीं आएगा। ठीक है, इसके जगह पे ये सब नए प्रश्न आएंगे, जैसे आपका वाच्य परिवर्तन वाला, वाक्य का स्वरूप वाला। ठीक है, तो चलो तो यहाँ अब ये देख लेते हैं, ये सर्वनाम शब्द रूप है तो ये तो आएगा। ठीक, तद और इसमद का 2 आप याद कर लेना, यही केवल आएगा, उसके अलावा और कोई नहीं आएगा। तो ताभ्य शब्द में वचन एवं विभक्ति हमें बताना है। तो देखो इसमें ताभ्य शब्द में जो वचन एवं विभक्ति है, ठीक है, वो आपका इसका चतुर्थी विभक्ति बहुवचन, ये हो जाएगा। आपका डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा प्रश्नोत्तर संख्या 19 के लिए। उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या 20 है कि निम्नलिखित में सर्वनाम है, हमें सर्वनाम बताना है। तो भाई सर्वनाम यानी वही हम लोग का प्रोनाउन, तो भाई वह क्या होता है, सर्वनाम होता है, प्रोनाउन होता है। ठीक है, चलो तो ये हो गए हम लोग के 20 MCQ। ठीक है, इसको हमने सॉल्व कर लिया। अब 20 MCQ देखो, अब इनका आपको आंसर ना, ठीक, ऐसे एग्जाम में ऐसे नहीं लगाना होगा, ये जो OMR शीट है ना इसमें आपको भरना होगा। जैसे फर्स्ट का मान लो बी ऑप्शन सही था तो बी में अच्छे से ये आपको गोला रंगना होगा। ठीक है,
उसके अलावा यहाँ पे देखो दूसरे का मान लो ए ऑप्शन है, ठीक है, तो ऐसे ए आपको भरना होगा। मैं उदाहरण के तौर पे बताता हूँ। इसी प्रकार मतलब यहाँ आते आते ऐसे ही यहाँ पे 20 प्रश्नों को अच्छे से भर लेना है और एक गोले में 2 गोला नहीं भरना है। जैसे दूसरे में ये 4 ऑप्शन दिया है तो यहाँ 2 गोला नहीं भरना है, नहीं तो वो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक। और गोला भरते समय ध्यान रखना, मतलब यहाँ गोले के अंदर ही भरना है, ऐसे बाहर कर दोगे तो वो भी आंसर आपका चेक नहीं होगा, ठीक है। और बाकी इसको भरा कैसे जाता है, ठीक है, तो मैं भरना भी बता दूंगा। बाकी पहले का बता चुका हूँ तो इसको अभी साइड रखता हूँ, इस ओएमआर शीट को अभी तो मैं बता दूंगा, भरना भी। चलो उसके बाद यहाँ पे हम लोग वर्णनात्मक प्रश्न पे आ जाते हैं, खंड ब के अंतर्गत, जो 50 मार्क का होगा, ठीक है। तो चलो इसको हम लोग करते हैं। सबसे इसमें पहला प्रश्न क्या रहेगा आपका, यहाँ पे एक गद्यांश दिया रहेगा, ठीक है, इससे रिलेटेड 3 थे प्रश्न पूछा रहेगा, और अथवा कर यहाँ पे भी एक गद्यांश दिया रहेगा और इससे रिलेटेड 3 थे प्रश्न पूछा रहेगा। अब आपका मन, आपको एग्जाम में ये ऊपर वाला गद्यांश करो और इन 3 प्रश्नों का उत्तर दो, मतलब इसको पढ़कर इन 3 प्रश्नों का उत्तर दो या इसको पढ़कर इन 3 प्रश्नों का उत्तर दो, दोनों में से कोई एक ही आपको करना होगा, ठीक है। लेकिन चलो हम लोग दोनों कर लेते हैं, क्योंकि आपका 7 सेट होगा, जानते हो आप, 7 हिंदी का सेट होगा पूरे यूपी में, तो कौन सा आपका सेट मिलेगा कोई भरोसा नहीं है, तो किसी में ये आएगा किसी में ये आएगा, ठीक है। तो चलो हम लोग इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं भाई साहब, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। अब देखो यही पहली ही लाइन से पढ़ने से आपको पता चल जाएगा कि यह किस चैप्टर से है भाई, यह मित्रता आ गया। तो ये आपका जो फर्स्ट चैप्टर है ना मित्रता, जिसको लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, उसी चैप्टर से ये लिया गया है, ठीक। तो यहाँ पे सिंपल, अब इसका प्रश्न क्या पूछा है, पहला हमेशा यही पूछता है लगभग, मतलब गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो अब ये गद्यांश जो दिया है इसका संदर्भ लिख लोगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, ठीक है। अब सिंपल यहाँ गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब यहाँ पे देखो ये नीचे अंडरलाइन किया है यहाँ तक, ठीक है, तो इसकी व्याख्या करना है। और उसके बाद यहाँ पे एक नॉर्मल प्रश्न पूछा है कि लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। तो चलो थोड़ा पहले हम लोग पूरा गद्यांश पढ़ लेते हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर भी मिल जाएगा और आसानी से इस रेखांकित अंश की व्याख्या भी हम लोग करेंगे, ठीक। तो देखो क्या है कि यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है, समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। तो अब देखो इस प्रश्न का उत्तर मिल गया कि लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। ओके, क्यों आकर्षित होते हैं, आगे देखो क्यों आकर्षित होते हैं। तो भाई जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुण हो, यानी कहने का मतलब यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर आप ये लिख दोगे, ठीक है, कि लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित इसलिए होते हैं कि जो गुण उनके पास नहीं है वह दूसरे व्यक्ति से सीख सके। सिंपल, यहाँ पढ़ने से तो यही इसका आंसर मिल रहा है, ठीक। तो ऐसे बनाकर लिख दोगे। उसके बाद चलो आगे इसका पढ़ लेते हैं। आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि इसका हमें थर्ड प्रश्न का उत्तर भी मिल गया। अब रेखांकित अंश की व्याख्या करना है यहाँ से यहाँ तक। तो देखो कैसे व्याख्या करोगे, व्याख्या रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालकर लिखोगे। देखो यह कोई बात नहीं कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है, यानी यहाँ लेखक का कहने का मतलब क्या है। तो लिखोगे कि निम्नांकित या निम्न रेखांकित अंशों के माध्यम से लेखक, ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि, अब यहाँ पे लिखने का अलग अलग तरीका हो सकता है। मैं ऐसा नहीं बोला हूँ कि जैसा मैं कह रहा हूँ वैसे ही लिखो, आप अलग भी तरीके से लिख सकते हो। तो देखो जैसे यहाँ पे लिखा गया है, देखो यहाँ पे 1 मिनट मैं दिखा देता हूँ कैसे लिखा गया है। रेखांकित अंश की व्याख्या, पहले तो संदर्भ देखो, फर्स्ट का यहाँ पे संदर्भ लिखा गया, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, ठीक। अब यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या, तो रेखांकित अंश की व्याख्या देखो कैसे की गई भाई, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालकर यहाँ पे लिखा गया है कि निम्न रेखांकित अंशों के माध्यम से लेखक हमें यह बताना चाहते हैं कि, ठीक है, इतना लिख दोगे। उसके बाद क्या बताना चाहते हैं भाई, कि यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है, ठीक है। तो ही लिखोगे, कहते हैं कि मित्रता केवल उन दो लोगों के बीच के ही बीच होगी, ठीक है। मित्रता केवल उन दो लोगों के बीच ही होगी जो एक ही प्रकार के कार्य करते हो या एक ही रुचि रखते हो। यह आवश्यक नहीं है या ऐसा आवश्यक नहीं है, ठीक है, क्लियर। आगे देखो, आगे लिखा है कि समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। तो थोड़ा अब आगे लिखो, अब बनाकर अपने हिसाब से भी उसमें कुछ ऐड करते जाओ, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार के कार्य करने वाले और अलग अलग प्रकार की रुचि रखने वाले व्यक्ति के बीच भी मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, अर्थात एक व्यक्ति के
पास जो गुण नहीं है वह दूसरे व्यक्ति के गुण को देखकर उसकी तरफ उस गुण को सीखने हेतु आकर्षित होता है। अब देखो इसको थोड़ा मैंने बनाकर ऐड कर थोड़ा ये अच्छे से लिख दिया है, तो इसका आपको 2 मार्क मिल जाएगा और इस संदर्भ लिखने का 2 मार्क। और यहाँ पे आप थर्ड प्रश्न जो था कि लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित क्यों होते हैं, तो उसका लिखोगे कि लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित इसलिए होते हैं कि जो गुण उनके पास नहीं है वह दूसरे व्यक्ति से सीख सके। तो ऐसे लिख दोगे तो इसका 2 मार्क, तो आपको 6 मार्क मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको संदर्भ व्याख्या करना है और जो नॉर्मल एक प्रश्न पूछा जाता है उसका आंसर लिखना है। ठीक है, बाकी देखो इसका पीडीएफ, ये पीडीएफ ना आपको सीधे सीधे आपको लक्ष्य बैच में आपको मिल जाएगा, जो हम लोग का लक्ष्य बैच है ना। ठीक है, आप हमारी यूपीएमएसपी स्टडी ऐप से ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, जिसकी प्राइस काफ़ी कम, मात्र 299 रुपये है। जी हाँ मेरे दोस्त, मात्र 299 रुपये। ठीक, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। चलो अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं भाई। अगला प्रश्न करते हैं, इसका अथवा वाला भी कर लेते हैं भाई, क्योंकि किसी के पेपर सेट में ये आएगा, किसी में ये आएगा, तो इसको भी कर लेते हैं। अब देखो ये थोड़ा गद्यांश भारी पड़ जाता है। ठीक है, क्या कि हे भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख न मिलेगी, क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके, यह असंभव है, फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। अब देखो यहाँ पे ये क्या, ये कहाँ से लिया गया है, तो ये आपका जो सेकंड चैप्टर है ना ममता, ठीक है, जिसको लिखा है जयशंकर प्रसाद जी ने, उसी का ये मतलब ये पक्तिया है, उसी लाइन उसी चैप्टर की ये लाइन्स है। ठीक है, तो यहाँ पे यही ममता अपने पापा से मतलब अपने फादर से बोल रही है ये पक्तिया। ठीक है, तो क्या बोल रही है कि हे भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, मतलब उसके पिता जानते हो कि घूस के तौर पे क्या लाए होते हैं, आपने पढ़ा होगा चैप्टर से तो अच्छे से मतलब जानते होंगे भाई। तो उसको ही देखकर ममता एक तरह से डांट रही है या जो भी है ये बोल रही है। ठीक, तो ये आपका ममता चैप्टर है। तो इसका फर्स्ट प्रश्न पूछा है, देखो गद्यांश का आप संदर्भ लिखो, तो संदर्भ आसानी से लिख दोगे कि प्रस्तुत गद्यांश, देखो यहाँ पे लिखा गया प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट का अथवा वाला का आंसर संदर्भ में। ठीक है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के ममता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। सिंपल। ठीक है, देखो यहाँ पे नंबर भी है। ठीक है, यहाँ पे ये नंबर मिल जाएगा अगर आप कोर्स लेना चाहते हो, तो यहाँ पे आप अगर आप ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर पा रहे हो एप्लीकेशन से, तो इस पे आप मैसेज कर देना, आपको क्यूआर मिल जाएगा या ऐप पे भी क्यूआर मिल जाएगा, वहाँ पे पेमेंट कर पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस नंबर पे भेज दोगे ना, तो आपको ऐड कर लिया जाएगा ग्रुप में। ठीक, चलो यानी लक्ष्य बैच में। आगे चलते हैं, इधर हम लोग आगे चलते हैं, आगे के प्रश्नों को करते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि गद्यांश के रेखांकित अंश का भाव स्पष्ट कीजिए। अब देखो यहाँ पे हमें मतलब भाव स्पष्ट करना है, जो ये रेखांकित अंश है इसका हमें क्या करना है, भाव स्पष्ट करना है। अब देखो यहाँ पे चूंकि मैंने यहाँ गलत से टाइप कर दिया, इसको मैं मतलब जो लक्ष्य बैच है ना उसमें मैंने इसको आई थिंक सीधा कर दिया है, रेखांकित अंश की व्याख्या मैंने लिख दिया। यहाँ पे व्याख्या आपको नहीं लिखना होता है। ठीक है, चूंकि व्याख्या हमेशा पूछता है, लेकिन यहाँ पे अंश भाव का ये मतलब ये जो रेखांकित अंश है इसका हमें भाव स्पष्ट करना है। तो यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या न लिखकर आप रेखांकित अंश का भाव लिख दोगे। ठीक, ऐसे हेडिंग टाइप का। और इसमें क्या लिखोगे, जैसे यहाँ पे देखो, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख न मिलेगी, क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रह जाएगा। यानी अपने पिता को, ममता अपने पिता को एक तरह से डांटती हुई बोलती है कि, ठीक है, क्या बोलती है कि हे पिताजी, ये इच्छा के विरुद्ध आप काम कर रहे हैं, क्योंकि वो भाई जानते हो घूस मतलब घूस के तौर पे क्या लेकर आए होते हैं। ठीक है, बर्तन लेकर आए होते हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है कि परम पिता की इच्छा के विरुद्ध, यानी वही परम पिता यानी ईश्वर जो भगवान है उसकी इच्छा के विरुद्ध आप ये काम कर रहे हो। इतना साहस, इतना आप में साहस आ गया, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। पिताजी क्या भीख न मिलेगी, मतलब कहती है कि अगर हमारे पास कुछ भी नहीं बचता है खाने के लिए, रहने के लिए, ठीक है, तो क्या हमें भीख नहीं मिलेगी, क्या कोई हिंदू इस मतलब पृथ्वी पे नहीं बचेगा जो हमें भीख दे सके। ये कहने का मतलब है ममता का। तो सिंपल भाव स्पष्ट में यही लिख दोगे कि निम्न रेखांकित अंशों में ममता अपने पिताजी को घूस न लेने की सलाह देती है और कहती है कि क्या अगर हमारे पास कुछ भी मतलब नहीं बचता है, तो क्या कोई हिंदू इस पृथ्वी पे ऐसा नहीं बचेगा जो एक ब्राह्मण को, क्योंकि यहाँ ब्राह्मण शब्द आगे यूज किया गया, तो आप अपने हिसाब से जोड़ोगे कि क्या एक ब्राह्मण को मतलब खाने के लिए थोड़ा सा अन्न न मिल सके, ऐसे अपने हिसाब से बनाकर लिख दोगे, क्योंकि यहाँ अन्न की बात की गई है, तो ये भाव स्पष्ट आपका हो जाएगा। ठीक, उसके बाद थर्ड है कि ममता द्वारा किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। ठीक है, तो भाई घूस लेने को, तो यहाँ पे लिख दोगे कि ममता द्वारा घूस लेने को
ईश्वर की इच्छा के क्या बताया गया है, विरुद्ध बताया गया है। ठीक है, तो ये आपका हो गया थर्ड का उत्तर। तो ये आपका हमने अथवा वाला भी कर लिया। अब देखो ये पहला प्रश्न हमने कर लिया। ठीक है, इसमें दोनों गद्यांश को हमने सॉल्व कर लिया। अब देखो जो सेकंड हम लोग का क्वेश्चन आता है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, इसमें देखो दिए गए पद्यांश, अब जैसे गद्यांश था यहाँ पे दो पद्यांश दिए रहेंगे और दोनों से रिलेटेड तीन तीन प्रश्न पूछे रहेंगे, उसमें से आपको एक ही सॉल्व करना होगा, लेकिन हम दोनों को सॉल्व करेंगे क्योंकि भाई क्या भरोसा किसके पेपर शीट में कौन आएगा। तो चलो यहाँ पे जैसे ये पहला पद्यांश है, ठीक है, कि चरण कमल बंदौ है राय, ये ऊपर गद्यांश था, ये सेकंड प्रश्न में अब आपका पद्यांश होगा। ठीक, तो पहला इसमें पद्यांश है कि चरण कमल बंदौ हरि राय, जाकी कृपा पंगु गिरी लंघई। ठीक है, ये थोड़ा ये लेहऊ लिखा है, ये गलत टाइपिंग है। ठीक है, बोर्ड वालों ने खूब गलती किया है। चलो कोई दिक्कत नहीं, इधर आ जाते हैं। ठीक है, एक मिनट, सॉरी माफ करना। ठीक है, चलो यहाँ पे आ जाता हूँ। यहाँ पे देखो क्या है, अंधे को सब कुछ दर्शाए, बहिरू सुने गुंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराए, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदौ तिहि पाए। अब देखो ये आपका ना जो चैप्टर है सूरदास जी द्वारा लिखित आपका चैप्टर है पद। ठीक है, उसी से ये लिया गया है ये पंक्ति। बाकी अगर आपको पकड़ने में दिक्कत हो रही है तो यहाँ सूरदास जी का नाम आ गया, तो इससे भी पकड़ सकते हो कि भाई ये लग रहा है ये सूरदास जी द्वारा लिखित है। ठीक है, तो सूरदास जी का चैप्टर आपके मतलब भाई बुक में किस मतलब कौन सा चैप्टर है भाई, तो वो पद नामक चैप्टर है। तो सिंपल, तो अभी यहाँ पे लिख दोगे, जैसे प्रस्तुत पद्यांश में आपका संदर्भ लिखना है भाई, तो संदर्भ लिख दो इस पद्यांश का। तो यहाँ पे लिख दो प्रश्नोत्तर संख्या 2 का, देखो जैसे लिखा है मैंने संदर्भ कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता, अब देखो यहाँ पे रचयिता शब्द यूज करोगे ना कि लेखक, और चूंकि यहाँ पे गद्यांश नहीं लिखोगे आप पद्यांश लिखोगे क्योंकि ये आपका पद्यांश है। ठीक है, ये आपका क्या है, पद्यांश है, तो इसलिए यहाँ पे पद्यांश लिखोगे। गद्यांश में यहाँ गद्यांश लिख रहे थे, लेकिन अब पद्यांश में पद्यांश लिखेंगे और यहाँ पे आपका लेखक के जगह पे अब रचयिता शब्द यूज करेंगे। ठीक है, तो रचयिता सूरदास है, ऐसे संदर्भ लिख दोगे जो भी पद्यांश होगा उसका। उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या यहाँ पे लिखा गया है, तो चलो यहाँ पे जो रेखांकित अंश है, जैसे यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि बहिरऊ सुने गुंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराए। यानी यहाँ पे देखो जो मतलब सूरदास जी होते हैं ना, वो श्री कृष्ण जो होते हैं भाई, आप जानते हो कि श्री कृष्ण के भक्त होते हैं, तो श्री कृष्ण की महिमा मंडल करते हुए यानी श्री कृष्ण की प्रार्थना करते हुए ये कहते हैं कि हे प्रभु, आपकी जिस पे कृपा हो जाती है उस मतलब वह मतलब पूरी तरह से सुखी हो जाता है। ठीक है, और किस प्रकार सुखी हो जाता है कि बहिरे सुने गुंग पुनि बोले। शुरू से पढ़ते हैं, शुरू से इसका अर्थ देख लेते हैं। ठीक है, क्या कि चरण कमल बंदौ हरि राय, जाकी कृपा पंगु यहाँ पे लंघऊ है। ठीक है, मतलब हे श्री कृष्ण, हे भगवान, मैं आपके कमलवत चरणों को प्रणाम करता हूँ। ठीक है, जिसकी कृपा से यानी जिसकी कृपा होने से यानी आपकी कृपा होने से, ठीक है, पंगु गिरी लंघऊ यानी जो लंगड़ा होता है वो भी गिरी यानी पर्वत को, ठीक है, पहाड़ को लांघ जाता है यानी पार कर जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शाए, अंधे को सब कुछ दिखने लगता है। बहिरे सुने गुंग पुनि बोले, बहरे जो बहरा होता है वो सुनने लगता है, गूंगा बोलने लगता है। रंग चले श्री छत्र धराई, और जो मतलब एक तरह से भिखारी भी होता है वो मतलब राजा की तरह, ठीक है, छत्र धारण कर चलने लगता है। ठीक है, सूरदास स्वामी करुणा में बंदौ बार बार बंदौ तिहि पाए। हे मतलब स्वामी, ठीक है, मैं सूरदास आपके इस कमलवत चरणों को बार बार वंदना करता हूँ। सिंपल, तो ऐसे ये पूरा इसका एक तरह से अर्थ हो गया। हमें केवल इतने का करना है क्योंकि यहाँ रेखांकित अंश इतना किया है कि बहिरऊ सुने गुंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई। तो देखो इतने का केवल करना है। तो इसका आप कैसे करोगे रेखांकित अंश की व्याख्या, जो सेकंड प्रश्न पूछा है, तो देखो यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या आपको हेडिंग डाल देना है और इसमें लिखना है कि निम्न रेखांकित अंशों के माध्यम से सूरदास जी श्री कृष्ण की महिमा मंडल करते हुए कहते हैं कि, ठीक है, क्या कहते हैं कि प्रभु की कृपा हो जाने पर, अब देखो प्रभु की कृपा हो जाने पर यहाँ से हमें व्याख्या करना है कि बहिरो सुने गुंग पुनि बोले, तो ही कि बहरा व्यक्ति भी सुनने लगता है और गूंगा भी बोलने लगता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, रंग चले सिर छत्र धराई, और आगे लिखोगे कि और गरीब से गरीब व्यक्ति भी राजा बनकर अपने सर पर राज छत्र धारण कर लेता है या राज छत्र धारण कर घूमने लगता है, चलने लगता है। कुछ भी आप यहाँ पे लिख दो भाई, आपका काम हो गया।
तो इसका 2 मार्क, इसका 2 मार्क, 4 मार्क फिक्स। और यहाँ पे हमें एक प्रश्न पूछा है कि उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, हमें अलंकार बताना है। तो भाई ये जो उपयुक्त पंक्तियाँ है इसमें आपका रूपक अलंकार है। यहाँ पे लिख दो कि उपयुक्त पंक्तियों में यानी वही दी गई पंक्तियों में आपका रूपक अलंकार है। ठीक है, तो इस प्रकार इसका 2 मार्क यानी 6 मार्क यहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक, बाकी इसमें देखो एक अथवा कर यहाँ भी पद्यांश दिया हुआ है। तो आप एग्जाम में ऊपर वाला करो या नीचे वाला करो, ठीक है, आपका मन, कोई एक ही करना होगा। लेकिन चलो हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं भाई। ठीक है, तो ये क्या है, देखो ये है कि सुनी सुंदर बैन सुधारन साने सयानी है जानकी जानी भली, तिरछे करी नैन तिन्हें समुझाई कछु मुस्काई चली, तुलसी ते ही अवसर से ही रावय और लोकति लोचन लाहू अली, अनुराग तड़ाग में भानु उदय बिकसी मनु मंजुल कंज कली। अब देखो ये किस टाइम का वर्णन है। ठीक है, ये देखो आपका ना ये तुलसीदास जी द्वारा ये लिखित है। ठीक है, वन पथ पर देखो यहाँ पे तुलसी नाम आ गया, तो इससे भी पकड़ सकते हो कि भाई ये तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया है। और तुलसीदास जी द्वारा ये आपका जो वन पथ पर जो है ना मतलब आपका वन पथ पर शीर्षक या वन पथ पर जो आपका एक तरह से पाठ ही कह लो, चैप्टर है, उससे ये पंक्तियाँ ली गई हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली उस टाइम का ये वर्णन है जब मतलब भाई मतलब घर छोड़कर सब राम लक्ष्मण और सीता एक साथ वनवास के लिए जाते हैं। ठीक है, तो उस टाइम का ये मतलब एक तरह से भाई एक जगह से गुजरते हैं तो उनके मतलब अच्छे मतलब एक तरह से राम के शरीर को देखकर भाई कुछ ग्राम बधुए होती हैं, उनको निहारती हैं और पूछती हैं सीता जी से। ठीक है, ऐसा ही मतलब इशारों इशारों में कि भाई ये आपके कौन लगते हैं, तिरछे करी नैन तिन्हें समझाई कछु मुस्काई चली। और जो मतलब एक तरह से सीता होती है वो तिरछे नयन करके एक तरह से उनको समझा भी देती हैं। ठीक है, और तुलसी जी इसी अवसर को देखकर ठीक है मतलब व्याख्या करते हैं कि अनुराग तड़ाग में भानु उदय बिकसी मंजुल कंजकली, यानी मानो प्रेम के सरोवर में राम रूपी सूर्य का उदय हो गया हो और ग्राम बधुओं जो ग्राम बधुए हैं, ठीक है, यानी गांव की जो महिलाएं हैं उनके ठीक है नेत्र रूपी कमल की सुंदर कलियां खिल गई हो। ठीक, तो ऐसे ही ये इसका पूरा का पूरा मतलब है। ठीक, बाकी चलो इसका हमें कैसे करना है, उपयुक्त पद्यांश का हमें संदर्भ लिखना है। तो संदर्भ कैसे लिखोगे, देखो यहाँ पे अच्छे से लिखा गया है। ठीक है, कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के वनपथ पर नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता तुलसीदास हैं। ऐसे कर दोगे। अब हमें रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, तो भाई रेखांकित अंश तो यही एक है, अंत वाली लाइन। ठीक है, तो इसका कर देते हैं। ठीक है, तो रेखांकित अंश की व्याख्या ऐसे आप हेडिंग डालोगे और लिखोगे कि जब राम वनवास जाते हैं तो ठीक है, थोड़ा आप शुरू में ऐड कर दोगे कि जब राम वनवास जाते हैं तो रास्ते में एक जगह ग्राम बधुए राम को एकटक निहारती हैं। उसी समय का निम्न रेखांकित अंशों के माध्यम से तुलसीदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि क्या कहते हैं भाई, कि अनुराग तड़ाग में भानु उदय बिकसी मनु मंजुल कंजकली। इसका मतलब है कि मानो प्रेम के सरोवर में, ठीक है, या प्रेम रूपी सरोवर में, ऐसे भी लिख सकते हो, राम रूपी सूर्य का उदय हो गया हो और ग्राम बधुओं के नेत्र रूपी कमल की सुंदर कलियां खिल गई हो। ऐसे आप कर दोगे, आपका इसका 2 मार्क और इसका 2 मार्क, 4 मार्क। और एक और आपका यहाँ पे प्रश्न है जिसका आपको करने का 2 मार्क यानी 6 मार्क आपका पूरा का पूरा हो जाएगा। यहाँ से अनुराग तड़ाग तथा मनु मंजुल कंजकली में कौन सा अलंकार है, तो देखो जो अनुराग तड़ाग है ना, इसमें आपका रूपक अलंकार, ठीक है, और ये मनु मंजुल कंजकली में आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा भी गया है, 1 मिनट, यहाँ पे देखो अनुराग तड़ाग में रूपक तथा मनु मंजुल कंजकली में उत्प्रेक्षा अलंकार है, ऐसे लिख दोगे, आपका इसका 2 मार्क यानी आपका यहाँ से 6 मार्क आपका मिल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हमने जो पद्यांश थे दोनों के दोनों, उनका भी हमने संदर्भ व्याख्या कर लिया। ठीक, अब चलो हम लोग आगे चलते हैं थर्ड वाले प्रश्न पे। देखो तीसरा जो प्रश्न है ना भाई, ये आपका हिंदी में पीछे संस्कृत, जैसे आपका गद्य हो गया, पद्य हो गया, हिंदी में पीछे संस्कृत भी है जिसको संस्कृत परिचायिका बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे उसका भी हम लोग संदर्भ व्याख्या मतलब व्याख्या से तो नहीं, संदर्भ हिंदी अनुवाद से प्रश्न आता है। जो पीछे संस्कृत गद्यांश या पद्यांश होते हैं ना, उनका हिंदी हिंदी अनुवाद करने को आता है और संदर्भ भी लिखने को आता है। तो इसका कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे तीसरा प्रश्न है और इसमें भी अथवा का ऑप्शन रहता है। यहाँ पे एक दिया रहेगा गद्यांश और अथवा कर यहाँ पे एक दिया रहेगा। ठीक है, तो दोनों में से किसी एक का आपको संदर्भ लिखना होगा और साथ में उसका हिंदी अनुवाद करना होगा, जिसका आपको 2 + 3 यानी 5 मार्क, 2 मार्क संदर्भ का, 3 मार्क हिंदी अनुवाद का यानी 5 मार्क मिल जाएगा। तो जैसे ये देखो, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषायाश्च केंद्रस्थलम अस्ति, पहली लाइन से आपको पढ़ने से मालूम चल गया होगा कि आपका जो भाई
भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषाया केंद्र स्थलम अस्ति, यहाँ पे ये वाराणसी वाले चैप्टर की बात की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका कैसे अब आप लिखोगे, तो देखो यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। इसमें लेखक या कवि का नाम नहीं लिखना होता है, इसमें सिंपल तरीके से अब आपका संदर्भ लिखना होता है। तो देखो जैसे यहाँ पे लिख दिया गया है, ठीक है, संदर्भ लिखा गया है प्रश्नोत्तर संख्या 3 के लिए कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से उद्धृत है। अब देखो यहाँ उद्धृत है या फिर लिया गया है, ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो सिंपल तरीके से लिखोगे, बस काम हो गया। इसमें लेखक या कवि का नाम नहीं लिखा जाता है। अब देखो जो भी यहाँ पे है इसकी अब हिंदी अनुवाद करना है, क्योंकि इसका संदर्भ लिख दिए तो 2 मार्क, अब हिंदी अनुवाद करोगे तो उसका 3 मार्क, तब 5 मार्क आपको मिलेगा। तो हिंदी अनुवाद हेडिंग डालकर आप लिख दोगे यहाँ पे जो भी इसका हिंदी अनुवाद है भाई, पूरा का पूरा यहाँ पे हिंदी अनुवाद लिख दोगे भाई। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति, यानी यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। ठीक है, इत एव संस्कृत वाग्मपस्य संस्कृतेश्च आलोक सर्वत्र प्रसिद्ध, यानी यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सभी जगह फैला है। ठीक है, मुगल युवराज दारा सिंह अत्रागत्य, यानी वही मुगल जो युवराज है दारा सिंह को यहीं आकर भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययन अकरोत, यानी वही भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन किए। ठीक है, सत्यसाम ज्ञानेन तथा प्रभाविता, हुआ उनके ज्ञान से इतने प्रभावित हुए। ठीक है, यत तेन उपनिषद अनुवादम पारसी भाषायाम करित, यानी वो उनके ज्ञान से इतना प्रभावित थे कि वे मतलब जो उपनिषद है उनका पारसी भाषा में अनुवाद कराए। तो ये ऐसे लिखोगे, फारसी भाषा में अनुवाद करा दिए तो ऐसे लिखोगे। आगे लिख दोगे कि मुगल युवराज दारा सिंह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। ठीक है, या किया वह उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ था कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। ठीक है, या करा दिया, तो ऐसे लिख दोगे। तो इसका 2 मार्क, इसका 3 मार्क, 5 मार्क आपको मिल जाएगा। ठीक, अब देखो अथवा कर यहाँ भी एक है, तो यहाँ आपको दोनों में से कोई एक ही करना होगा। ठीक है, दोनों नहीं करना होगा, लेकिन चलो इसको भी हम लोग कर लेते हैं। आपके एग्जाम में कौन भरोसा कौन आएगा। ठीक, तो चलो यहाँ पे देख लेते हैं। मानव जीवनस्य संस्करणम संस्कृति। अब देखो ये देखो, मानव जीवनस्य संस्करणम संस्कृति अस्माकं पूर्वजा मानव जीवनम संस्कृतुम महानता प्रयत्नम अकुर्वन्। ये देखो इतना पढ़ने से ही मुझे मालूम चल गया। बार बार यहाँ पे देखो अस्माकम जीवनस्य जीवन और संस्कृति की बात यहाँ पे आएगी, इसको आप पढ़ोगे यहाँ तक तो संस्कृति की देखो यहाँ पे बात रही। तो आपका चैप्टर है एक भारतीय संस्कृति, जो हिंदी आपकी पीछे उसमें हिंदी की मतलब हिंदी की संस्कृति है जिसको आप संस्कृत परिचायिका बोलते हो, उसमें एक जैसे वाराणसी चैप्टर था, एक भारतीय संस्कृति चैप्टर है, उसी से ये आपका पंक्तियाँ ये जो भी है ये लिया गया है। ठीक, तो अब सिंपल अब इसका संदर्भ आप लिखोगे। ठीक, तो चलो इसका हम लोग संदर्भ देख लेते हैं। बाकी एग्जाम में आपको एक ही करना होगा, ऊपर वाला या नीचे वाला एक ही कोई करना होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ हम लोग दोनों को सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि बार बार मैं कह रहा हूँ भरोसा नहीं कौन आएगा आपके एग्जाम में भाई, क्योंकि 7 सेट होते हैं भाई, 7 में से कौन सा सेट आपका मिलेगा कोई भरोसा नहीं। ठीक, चलो तो यहाँ हम लोग प्रश्नोत्तर संख्या 3 का अथवा वाला देख लेते हैं। ठीक है, 3 का अथवा वाला में आप संदर्भ क्या लिखोगे कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत है या लिया गया है। ठीक, ऐसे लिख दोगे। उसके बाद हिंदी अनुवाद, भाई जो भी हिंदी अनुवाद है यहाँ पे मानव जीवन से संस्करण संस्कृति, यानी मानव जीवन को संवारना, यानी संवारने का मतलब यहाँ पे है कि दोष जो भी हैं दोष आदि को दूर करना ही संस्कृति है। ठीक, अस्माकं पूर्वजा मानव जीवनम संस्कृतुम महानता प्रयत्नम अकुर्वन्, यानी यहाँ पे है कि हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को शुद्ध करने के लिए महान प्रयत्न किए। ठीक है, आगे है तो अस्माकं जीवनस्य संस्करणाय यान आचारान विचारान च आदर्शयन् तत् सर्वम अस्माकं संस्कृति। ओके, आगे लिख दोगे कि उन्होंने हमारे जीवन के संस्कारों के लिए जिन आचारों और विचारों को दिखाया वह सब हमारी संस्कृति है। ये इसका अर्थ हुआ। तो हिंदी अनुवाद करोगे उसका ये हिंदी अनुवाद करोगे यानी वही अर्थ लिखोगे तो उसका 2 मार्क, और ये संदर्भ करोगे तो इसका 3 मार्क और इसका 2 मार्क यानी 5 मार्क आपको मिल जाएगा। ठीक, चलो तो ये रहा आपका गद्यांश। अब देखो जो प्रश्नोत्तर संख्या 4 होगा ना, जैसे ये चैप्टर है, जैसे आपका ये वाराणसी वाला है या ये आपका भारतीय संस्कृति है, इसके बीच बीच में आपके श्लोक भी दिए हुए हैं। ठीक है, आपने देखा होगा तो श्लोकों को आपका पद्यांश भी बोला जाता है। तो यहाँ पे देखो दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करो। अब यहाँ पे पद्यांश मीन्स यहाँ पे श्लोक। ठीक है, यहाँ पे 2 आपके श्लोक दिए रहेंगे, एक तरह से समझ जाओ। ठीक है, उनमें से किसी एक का आपका संदर्भ लिखना रहेगा और साथ में उसका हिंदी अनुवाद करना रहेगा, जिसका आपको 5 मार्क मिल जाएगा। ठीक,
तो चलो इसको भी देख लेते हैं भाई। ये देखो, पहला आपका मान हित्वा प्रियो भवति, क्रोधम हित्वा न सोचती, काम हित्वा अर्थवान भवति, लोभम हित्वा सुखी भवेत। यानी इसका क्या मतलब है कि मान हित्वा प्रियो भवति, यानी जो मान यानी एक तरह से भाई अहंकार, हित्वा प्रियो भवति, यानी कहने का मतलब कि मनुष्य मान को, अहंकार को छोड़कर प्रिय हो जाता है। क्रोधम हित्वा न सोचती, और जो क्रोध होता है उसको छोड़कर कोई शोक नहीं करता है, ठीक है। काम हित्वार्थवान भवति, और काम, काम यानी एक तरह से लालच, एक तरह से बोल सकते हैं, ठीक है, इच्छा कामना, उसको वह छोड़कर धनी हो जाता है। लोभम हित्वा सुखी भवेत, और लोभ को, लालच को छोड़कर क्या हो जाता है, सुखी हो जाता है। अब देखो ये तो ठीक है, ये तो आपका इसका हिंदी अर्थ रहा, तो ये तो आप हिंदी अनुवाद में लिख दोगे। लेकिन अब इसका भाई किस चैप्टर से लिया गया है, तो ये आपका चैप्टर है आपका जीवन सूत्राणी, ठीक है, जीवन सूत्राणी, उसी से ये लिया गया है। तो आप इसका संदर्भ आप कैसे लिखोगे, आप संदर्भ में लिखोगे इसका, यहाँ देखो लिखा गया है प्रश्नोत्तर संख्या 4 में, संदर्भ में कैसे लिखोगे यहाँ पे देख सकते हो आप, लिखा गया है जैसे एकदम सेम ऐसे ही लिखना है आपको कि प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश। अब यहाँ पे पद्यांश लिखोगे, ठीक, या श्लोक भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं कि प्रस्तुत संस्कृत श्लोक या प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश, ठीक है। बाकी यहाँ पे अगर श्लोक लिखा हो, अगर यहाँ पे श्लोक लिखा हो तो श्लोक लिखना। अगर आपका यहाँ पे दिए ऐसा प्रश्न पूछा है कि दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का, अगर दिए गए संस्कृत श्लोक में से किसी एक का, यहाँ पे अगर श्लोक लिखा हो तो श्लोक लिखना, अगर पद्यांश लिखा गया हो तो पद्यांश लिखना, ठीक। तो पद्यांश लिखा है तो यहाँ पे मैंने पद्यांश लिखा है कि प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के जीवन सूत्राणी, एक मिनट ये पेन नहीं चल रही है, दूसरी ले लेता हूँ, ठीक है, संस्कृत खंड के जीवन सूत्राणी नामक पाठ से उद्धृत है, या यहाँ पे फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि लिया गया है, ठीक है। अब ये तो हो गया आपका इसका संदर्भ। हिंदी अनुवाद भाई मैंने बता ही दिया कि मनुष्य अहंकार को छोड़कर प्रिय हो जाता है, मनुष्य क्रोध को छोड़कर शोक नहीं करता है, और मनुष्य इच्छा यानी वही कामना को छोड़कर धनवान हो जाता है, मनुष्य लोभ यानी वही लालच को छोड़कर सुखी हो जाता है। ये हिंदी अनुवाद कर दोगे, इसका आपको 3 मार्क यानी 5 मार्क मिल जाएगा, इसका 2 मार्क, इसका 3 मार्क, 5 मार्क आपका मिल जाएगा, ठीक। तो आपको एक ही करना होगा, बाकी चलो इस अथवा वाला को भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये क्या है कि भाई सब इसको तो पढ़ते हैं भाई, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया या सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, सब लोग मतलब इसको पढ़ते हैं भाई। ये आपका जो भारतीय संस्कृति है ना, उसी जो भारतीय संस्कृति है उसी चैप्टर से ये लिए गए ही पंक्तियाँ है, ठीक है। तो चूंकि श्लोक है तो इसलिए इसको पद्यांश बोला जाएगा, सिंपल। तो यहाँ पे इसका संदर्भ कैसे लिखोगे, ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 4 का अथवा वाला संदर्भ, ठीक है, कि प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है, या फिर यहाँ उद्धृत के जगह मतलब लिया गया है की जगह पे उद्धृत भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। उसके बाद हिंदी अनुवाद कर दोगे भाई इसका हिंदी अनुवाद की सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इसका क्या करोगे कि सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, सभी कल्याण को देखे अर्थात सभी का कल्याण हो, और सभी का दुख दूर हो अर्थात कोई भी दुखी न रहे, सिंपल ऐसे इसका हिंदी अनुवाद हो गया यानी अर्थ हो गया। तो इसका आपको 3 मार्क, इसका 2 मार्क, 5 मार्क मिल जाएगा, ठीक। बाकी आप प्रश्नोत्तर संख्या 4 में एक ही करना है, ठीक है, आपको अथवा वाला नहीं करना है, मैं तो आपको सॉल्व सारा का सारा कराता जा रहा हूँ, ठीक। तो चलो बाकी ये सारा का सारा PDF भाई ना मैं आपको बता दूं लक्ष्य बैच में मिल जाएगा, हमारी जो ऐप है ना, ठीक है, UPMSP स्टडी लक्ष्य बैच, वहाँ पे आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और ज्वाइन करने के बाद वहाँ पे अगर कोई आपको दिक्कत हो रहा है पेमेंट वेमेंट करने में, तो इस नंबर पे आप सीधे मुझे मैसेज भी कर सकते हो, व्हाट्सअप मैसेज या कॉल भी कर सकते हो, ठीक। चलो आगे चलते हैं, हम लोग आगे के प्रश्नों को देखते हैं। इस बगल में आ जाता हूँ, 1 मिनट। अब देखो जो 5वां यहीं पे है, 5वां प्रश्न रहेगा वो आपका खंडकाव्य से रिलेटेड रहेगा, है ना, कि अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, ओके। अब देखो, और ये 3 मार्क का प्रश्न रहेगा। अब यहाँ खंडकाव्य से रहेगा। अब खंडकाव्य हर जिले का यहाँ पे दिया रहेगा, देखो जैसे क ख ग, इसी जगह का यहाँ पे देखो कितना खंडकाव्य है, ठीक है, सारा का सारा इसमें खंडकाव्य दिया रहेगा। इसमें से किसी एक खंडकाव्य का उत्तर लिखना है। अब देखो किस खंडकाव्य का लिखना है, तो जो आपके जिले में आता है। अब देख लेना कि आप अपने स्थानीय जो भी टीचर हैं, ठीक है, उनसे पूछ लेना कि हम लोग के जिले में कौन सा खंडकाव्य आता है, और वो खंडकाव्य आप पढ़ लेना। जैसे आपको मान ले आपको मतलब आपका कोई जिला है, वहाँ पे जैसे जय सुभाष खंडकाव्य आता है, तो जैसे जय सुभाष इसमें से खोजा तो जय सुभाष यहाँ पे है, देखो ये। और यहाँ पे 2 ठे प्रश्न पूछा हुआ है। पहला प्रश्न कि जय सुभाष खंडकाव्य के आधार पर नायक का चरित्र चित्रण कीजिए, और सेकंड प्रश्न कि जय सुभाष खंडकाव्य के प्रथम सर्ग का कथानक लिखिए। तो अभी इन दोनों प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न को ही उत्तर देना है, इसका या इसका, ठीक है, दोनों का नहीं। समझ गए आप?
उसी प्रकार मान लो आपके जिले में कर्ण खंड काव्य आता है, तो यहाँ पे कर्ण खंड काव्य है, तो कर्ण यहाँ 2 प्रश्न है, तो दोनों में से ऊपर वाले का आंसर दो या नीचे वाला का, किसी का एक का देना है। ठीक, तो आप देख लेना आपके जिले में कौन सा खंड काव्य आता है, खोज लेना। ठीक है, और उसके बाद उसमें 2 प्रश्न पूछा रहेगा, उसमें से एक का उत्तर आप दे देना, सिंपल। तो ये खंड काव्य करते रहना, बाकी मैं आगे चलकर आपको करा भी दूंगा, तो इसको छोड़ता हूँ, आगे चलते हैं। अब देखो हम लोग की प्रश्नोत्तर संख्या 6 आ जाती है। प्रश्नोत्तर संख्या 6 के क में आप लोग का दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का आपको जीवन परिचय लिखना होगा। ठीक है, 3 ठे आपका ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से किसी एक का जीवन परिचय लिखना होगा। तो जीवन परिचय लिखने का 3 मार्क और 2 मार्क आपका मिलेगा उसकी एक प्रमुख रचना का नाम लिखने का, यानी आपको 5 मार्क यहाँ से मिलेगा। तो देखो आप जयशंकर प्रसाद का याद कर लेना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का याद कर लेना और रामधारी सिंह दिनकर का याद कर लेना, 100% आपके एग्जाम में फंस जाएगा। ठीक, और एक यहाँ पे कवियों में रहेगा प्रश्नोत्तर संख्या 6 का, यहाँ पे 3 ठे यहाँ भी ऑप्शन रहेगा, इसमें से किसी एक का आपको जीवन परिचय लिखना होगा, जिसका आपको जीवन परिचय लिखने का 3 मार्क और एक प्रमुख रचना का नाम लिखने का 2 मार्क यानी 5 मार्क मिलेगा। तो यहाँ पे आप यहाँ पे महाकवि सूरदास का, तुलसीदास का और उसके अलावा महादेवी वर्मा का, 3 लोगों का तो याद कर लेना और 1-2 और का याद कर लेना। ठीक है, आपका यहाँ से भी आपका 5 मार्क क्लियर हो जाएगा, तो 5-5 10 मार्क। बाकी देखो यहाँ जो आप लक्ष्य बैच ज्वाइन करोगे ना, उसमें PDF में यहाँ मैं दिखा देता हूँ, अच्छे से मैंने लिख रखा है। देखो यहाँ पे ये प्रश्नोत्तर संख्या 6 का जो क है उसमें जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय देखो, और ये आपका ये ना संक्षिप्त परिचय लिखना जरूरी है, नहीं तो 1 मार्क कट जाएगा। ऐसे आप डब्बा टाइप का बनाकर बॉक्स टाइप का यहाँ पे इनका संक्षिप्त परिचय लिख दोगे, इसमें आप जन्म स्थान, पिता माता और मृत्यु ये शॉर्ट में लिख दोगे। ठीक है, उसके बाद जो भी है इस यहाँ पे इनका डिटेल में ऐसे लिखोगे। यहाँ लिखने के बाद मान लो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, लिखने के बाद जीवन परिचय जहाँ मतलब इनका खत्म होता है वहाँ से एक लाइन छोड़कर नीचे लिख दोगे, उनकी कोई एक रचना का नाम लिख दोगे और लिख दोगे ये जयशंकर प्रसाद की एक प्रमुख रचना है। ठीक है, जैसे ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद की एक प्रमुख रचना है, आपने लिख दिया। ठीक, तो आपको इसका इतना लिखने का 3 मार्क और इतना लिखने का 2 मार्क केवल। ठीक, यानी आपका 5 मार्क यहाँ से मिल जाएगा। इसी प्रकार सेम देखो यहाँ कवियों में है, तो ये आप याद करते रहे ना। ठीक है, इसको तो मैं छोड़ता हूँ, आप याद भी किए होंगे, तो कोई इसको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक, इधर मैं आता हूँ इस बगल देखो यहाँ पे कवि का जीवन परिचय लिखा गया है। यहाँ पे आपका तुलसीदास जी का जीवन परिचय लिखा गया है प्रश्नोत्तर संख्या 6 के क में। क में तो आपका लेखक का होता है, ख में कवि का होता है। तो गोस्वामी तुलसीदास का जीवन परिचय हेडिंग डाल दिया है और मैंने यहाँ पे लिखा है पूरा का पूरा इनका जीवन परिचय, देखो यहाँ से यहाँ तक, और अंत में यहाँ लिख दिया कि श्री रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास की एक प्रमुख रचना है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने ये शॉर्ट में इनका ये मतलब बना भी लिया है सब। ठीक, तो ये आपका पूरा का पूरा इसका आपको 5 मार्क मिल जाएगा, कोई भी इसमें नंबर नहीं कटेगा। ठीक, तो चलो यहाँ पे अब हम लोग आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अब देखो प्रश्नोत्तर संख्या जो 7 रहेगी इसमें आपको एक श्लोक लिखना होगा। ठीक है, जैसे प्रश्नोत्तर संख्या जो 7 है कि अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो भाई श्लोक, अब देखो यहाँ पे जैसे ये 2 श्लोक था, तो इन श्लोकों को नहीं लिखना है, कोई अलग सा लिखना है। ठीक, तो आप 3 आसान श्लोक याद कर लेना। जैसे यहाँ पे देखो एक आसान सा श्लोक है, मैंने लिख रखा है कि बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजय उभयत्र समो वीरः वीर भावो ही वीरता। ठीक, तो ये आसान है, इसको भी याद कर लो आप, बाकी और 2 एक्स्ट्रा कोई याद कर लेना। ठीक, तो इसका आपको 2 मार्क मिल जाएगा। अब चलो, अब प्रश्नोत्तर संख्या 8 जो है भाई, इसमें आपका 4 ठे प्रश्न रहेगा। ठीक है, लेकिन ये संस्कृत के आपके चैप्टर है ना, ठीक है, पीछे हिंदी संस्कृत, उसी में से 4 प्रश्न रहेंगे, लेकिन किन्हीं 2 का ही उत्तर देना होगा। लेकिन चलो हम लोग चारों के चारों प्रश्नों को हल कर लेते हैं। जिससे भारतीय संस्कृति मूलम किम अस्ति, तो भाई यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, आप देख सकते हो इसका आंसर कि विश्वस्य अष्टा ईश्वर एक एव इति भारतीय संस्कृति मूलम अस्ति। थोड़ा ये प्रश्न आपका भारी है, तो मान लो इसको आप मत करो भाई इसका आंसर। ठीक है, क्योंकि हमें 4 में से 2 ही करना है, तो जो आसान आसान है उसको कर लेंगे। तो इधर देखो, अब देखो इधर हम लोग देख लेते हैं, इधर प्रश्नों को देख लेते हैं। जैसे ये है आसान प्रश्न है, पुराजा कह आसित, भाई काफ़ी आसान प्रश्न है। तो भाई पुराजा एक भारत वीर आसित, तो ये आप कर लो। ठीक है, उसके बाद चंद्रशेखर का आसित, ये भी आसान है भाई। चंद्रशेखर एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त च आसित, वीर केन पूज्यते, भाई वीर वीरेण पूज्यते, ये तीनों आसान है। तो इनमें से कोई 2 आप कर लो भाई, एक तो और छोड़ना पड़ेगा क्योंकि 2 ही प्रश्न करना होगा, जिसका 1 + 1 यानी 2 मार्क आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो पुराजा एक भारत वीर आसित, चंद्रशेखर एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त च आसित, और उसके बाद वीर वीरेण पूज्यते। ठीक है, वीर केन पूज्यते, तो वीर वीरेण पूज्यते, सिंपल, काम खत्म। तो ये हो गया हम लोग का 8वां प्रश्न। अब देखो जो प्रश्नोत्तर संख्या 9 रहेगी भाई ना, वो आपका निबंध लेखन से संबंधित रहेगा। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पे निबंध लिखिए। ठीक है, और ये
पहले तो 9 मार्क में आया करता था ये प्रश्न, लेकिन इस बार 7 मार्क में आ रहा है। और ये प्रश्न जो था पहले 4 मार्क में था, लेकिन अब 2 मार्क में है, और 2-2 यानी 4 मार्क निकालकर यहाँ पे नया प्रश्न ऐड किया गया है, पत्र लेखन। तो अभी पत्र लेखन भी हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग निबंध देख ले। तो निबंध में से किसी एक विषय पे निबंध लिखिए। अब देखो यहाँ पे आपका ये दिया गया है टॉपिक, पर्यावरण संरक्षण के उपाय, आतंकवाद कारण एवं निवारण, जनसंख्या लाभ हानि, नारी शक्तिकरण। तो यहाँ पे जैसे इसमें मैंने लिखा है आतंकवाद कारण एवं निवारण पे मैंने क्या लिखा है, निबंध लिखा है। तो यहाँ देखो मैं दिखा देता हूँ थोड़ा कैसे निबंध लिखा जाता है, ठीक है। देखो जैसे प्रश्नोत्तर संख्या 9 हेडिंग मैंने डाल लिया, उसके बाद यहाँ आतंकवाद कारण एवं निवारण हेडिंग डाल लिया, और इसमें हम लोग सबसे पहले आतंकवाद कारण एवं निवारण की रूपरेखा तैयार करेंगे। यानी आतंकवाद व निबंध लिखेंगे तो इसकी रूपरेखा हम लोग तैयार करेंगे, ठीक है। तो चलो हम लोग रूपरेखा सबसे पहले तैयार करते हैं। ओके, तो चलो देखो, आप रूपरेखा तैयार करते समय कोई भी निबंध लिखो, ठीक है, उसमें शुरू में आपको प्रस्तावना आपको बनाना ही पड़ेगा और अंत में उपसंहार बनाना ही पड़ेगा। ये चौथा, पांचवा, 6 नंबर है भाई, ठीक है। तो चलो ये शुरू में प्रस्तावना किसी भी निबंध में ये रहेगा ही रहेगा शुरू में, और अंत में आपका उपसंहार रहेगा ही रहेगा। तो कारण एवं निवारण है, आतंकवाद कारण एवं निवारण। तो चलो इस पर टॉपिक देखो, जैसे मैंने बनाया है, पहला तो प्रस्तावना रहेगा ही रहेगा। सेकंड टॉपिक जैसे भाई आतंकवाद पे लिख रहे हैं, तो सबसे पहले भाई आतंकवाद क्या है ये तो हम लोग मतलब सिंपल लिखना ही पड़ेगा निबंध में। तो यहीं आप टॉपिक बना लो कि आतंकवाद क्या है, या आतंकवाद का अर्थ क्या है, ये भी बना सकते हो। उसके बाद भाई मतलब थोड़ा भारत में भी आप देखते हो कि आतंकवाद काफ़ी फैला है भाई, कश्मीर में मतलब आतंकवादी हमले होते रहते हैं। तो भाई एक और टॉपिक बना लो अपने हिसाब से कि भारत में आतंकवाद, और इसमें आप भर भर कर लिख सकते हो। इसमें तो भाई खूब बना बना कर लिख सकते हो भारत में आतंकवाद के बारे में, ठीक है। उसके बाद एक और बना लो भाई, आतंकवाद कारण एवं निवारण है, तो भाई इसका कारण क्या है एक टॉपिक बना लो। तो आतंकवाद का कारण एक टॉपिक बना लो, और भाई निवारण यानी इसका समाधान कैसे हो सकता है, तो एक और टॉपिक बना लो कि आतंकवाद का निवारण या आतंकवाद का समाधान, और अंत में उपसंहार। ऐसे आपने टॉपिक बना लिया भाई। अब उसके बाद एक एक टॉपिक, जैसे प्रस्तावना है तो प्रस्तावना आप डाल लो भाई, और प्रस्तावना में आप लिखो। प्रस्तावना में भाई थोड़ा मतलब शॉर्ट में थोड़ा इसके बारे में लिख दो कि आतंकवाद भाई क्या मतलब है, ये कैसी प्रवृत्ति का कार्य है। तो देखो जैसे मैंने लिखा है कि आतंकवाद एक हिंसात्मक कार्य है जिसको अंजाम देने वाले समूह को आतंकवादी कहते हैं। ये कहीं भी, ये जो मैंने लिखा है ना, आपको कहीं भी किसी भी क्वेश्चन बैंक में कहीं भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने अपने हिसाब से इसको बना बना कर लिखा है। और मैं ये नहीं कहूँगा कि जैसे मैंने लिखा है आप इसी तरह आप भी लिखो, नहीं, आप इससे आइडिया लो कि कैसे लिखा गया है, ठीक है, और अपने हिसाब से लिखो, ठीक। तो चलो यहाँ पे जैसे ये प्रस्तावना में मैंने ये लिख दी है यहाँ से यहाँ तक, ठीक, उसी प्रकार मैंने ये अब उसके बाद आतंकवाद क्या है सेकंड टॉपिक यहाँ पे डालकर मैंने इसमें लिखा है सब। तो चलो इसको मैं छोड़ता हूँ, ठीक है। बाकी आप लक्ष्य बैच ज्वाइन किए हो तो वहाँ पे आपको पीडीएफ ऑलरेडी मिल गया होगा, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये मॉडल पेपर वाला। हिंदी में जाओगे मॉडल पेपर में तो आपको मिल गया होगा वहाँ पे, ठीक है, मैंने डाल रखा है पहले से ही। तो वहाँ पे ये पूरा आप एक बार पढ़ लेना, ठीक। और आप अगर कोई नए बच्चे हो भाई, ज्वाइन नहीं किए हो, तो आप ज्वाइन कर लेना यूपीएमएसपी स्टडी पे लक्ष्य बैच, ठीक है। चलो भाई, जिसकी प्राइस मात्र 299 रुपये है, जिसमें आपको हिंदी के, इंग्लिश के, मैथ के, साइंस के, सोशल साइंस के सारे सब्जेक्ट के 2023 के सारे सेटों का सलूशन, उसके अलावा बोर्ड द्वारा जो जारी मॉडल पेपर है उसका सलूशन, और अपनी तरफ से मैं मॉडल पेपर बना रहा हूँ उसका भी सलूशन, ठीक है। बिल्कुल ऐसे पीडीएफ के साथ अच्छे से बिल्कुल डिटेल में, और वीडियो के साथ भी मिलेगा, और साथ में वहाँ पे टेस्ट भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। जैसे इसका ऑब्जेक्टिव का, मॉडल पेपर का या प्रीवियस ईयर पेपर का सबका टेस्ट भी मिल जाएगा, जिससे आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट होगा मजबूत हो जाएगा, सारी चीज़ें याद भी हो जाएंगी, ठीक है। चलो तो आप ज्वाइन कर लेना लक्ष्य बैच हमारी ऐप यूपीएमएसपी स्टडी पे। बाकी आगे चलते हैं, हम लोग का मेन यहाँ पे टॉपिक एक निबंध वाला निबंध वाले के बाद पत्र लेखन बचता है, क्योंकि ये नया टॉपिक ऐड हुआ है। तो काफ़ी सारे लड़के इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं कि पत्र कैसे लिखे। तो देखो ये पत्र लेखन से संबंधित, जैसे प्रश्नोत्तर संख्या 10 में इसमें भी रहेगा अथवा कर। तो जैसे ऊपर वाला एक है, एक नीचे वाला, जो चलो मैंने दोनों टॉपिक पे लिखा हुआ है, दोनों टॉपिक पे आपको बता देता हूँ। तो जैसे ऊपर वाला टॉपिक है कि अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। ओके, जैसे कोई भी आपकी एक विशेष रुचि है, जैसे क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना, या कुछ भी, उसका उल्लेख करते हुए, ठीक है, यानी उसका एक तरह से व्याख्यान करते हुए अपने मित्र को एक पत्र आप लिख दो, ठीक है। तो चलो इसको पहले लिखते हैं, उसके बाद फिर इसको देखेंगे, ठीक। तो यहाँ पे चलो, यहाँ पे पत्र देखो मैंने कैसे लिखा है, 1 मिनट, यहाँ पे पहले से मैंने लिख रखा है, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग। ओके, मैंने ये फोल्ड कर लिया।
नहीं नहीं नहीं, ये तो आतंकवाद वाला ही आ गया। ओके, प्रश्नोत्तर संख्या 10। देखो प्रश्नोत्तर संख्या 10, और इसमें देखो मैंने क्या, सबसे पहले तो आपको हेडिंग बनाना पड़ेगा भाई। क्या है कि अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। तो आप हेडिंग टाइप का एक बना दोगे कि अपनी विशेष रुचि का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को पत्र, ठीक, ऐसे हेडिंग बना दोगे और उसमें लिखोगे भाई कोई भी एक काल्पनिक नाम बना लो या एक्चुअल नाम भी लिख सकते हो अपने दोस्त का कोई भी। तो जैसे मैंने लिखा है राकेश शुक्ल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा एड्रेस लिख दो भाई। तो गोविंदपुरी लखनऊ, कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे। राकेश शुक्ल दिल्ली, ठीक है, या राकेश शुक्ल मोहन राकेश, कुछ भी यहाँ पे भाई लिख सकते हो आप लोग, ठीक। अपने हिसाब से कैरेक्टर बना सकते हो। उसके बाद यहाँ पे दिनांक वाला टाइम आ जाता है भाई। यहाँ पे दिनांक डाल दोगे, जिस दिन आप ये लिख रहे हो भाई उस दिन का यहाँ पे आपका दिनांक रहना चाहिए। उसके बाद लिखोगे प्रिय मित्र नमस्कार, ठीक। अब देखो यहाँ पे मेन, अब हम लोग का बॉडी शुरू होता है। इसमें आप क्या लिखोगे, देखो मैंने लिखा है, अपने हिसाब से ही बनाकर लिखना, इससे आइडिया लेना कि मैंने कैसे लिखा है। देखो, आज बहुत दिनों बाद मैं तुमको पत्र लिख रहा हूँ और तुमको पत्र लिखते हुए मुझे काफ़ी आनंद आ रहा है। भाई ये किसको पत्र लिख रहा है भाई, एक दोस्त एक दूसरे दोस्त को, ठीक। तो ऐसे लिखोगे कि आज बहुत दिनों बाद मैं तुमको पत्र लिख रहा हूँ और तुमको पत्र लिखते हुए मुझे काफ़ी आनंद आ रहा है, ठीक है। आगे देखो, कैसे हो मित्र, आशा करता हूँ अच्छे ही होगे और सब कुछ कुशल मंगल होगा। यहाँ भी सब कुछ कुशल मंगल है। देख लिए पहली लाइन कैसे, ये नॉर्मल एकदम लिखी गई है। आगे देखो, वैसे मेरे पिताजी कहते हैं कि पढ़ाई करेगा तो बड़ा आदमी बनेगा। अब देखो अपने हिसाब से यहाँ पे थोड़ा कैरेक्टर टाइप एक मतलब बनाकर मैंने लिख दिया है कि वैसे मेरे पिताजी कहते हैं कि पढ़ाई करेगा तो बड़ा आदमी बनेगा, परंतु मेरी रुचि भाई, क्योंकि किसी एक खेल का, अपनी विशेष रुचि का, मतलब कोई भी रुचि हो, खेल का ही नहीं, फिल्म देखने का कोई भी रुचि, क्योंकि यहाँ पे कोई भी रुचि अपनी विशेष रुचि का है, कोई एक स्पेसिफिक नहीं कहा है कि कोई खेल में होने वाली रुचि। तो खेल नहीं, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, फिल्म देखना, तैराकी करना, कुछ भी, ठीक है। तो मैंने यहाँ क्रिकेट भाई फेमस है काफ़ी, तो क्रिकेट को ही मैंने पॉइंट बनाकर लिख लिया है, ठीक। तो देखो यहाँ पे वही लिखा है कि वैसे मेरे पिताजी कहते हैं कि पढ़ाई करेगा तो बड़ा आदमी बनेगा, परंतु मेरी रुचि खेलकूद में अधिक है और मैं चाहता हूं कि मैं आगे जाकर एक बड़ा क्रिकेटर बनूं और अपने देश का नाम ऊंचा करूं। मैं धोनी की तरह एक बहुत बड़ा क्रिकेटर बनना चाहता हूं। यहाँ धोनी की जगह आप कुछ भी लिख सकते हो भाई, ठीक है। ऐसा नहीं कि धोनी, विराट भी लिख सकते हो भाई, ठीक। अपने हिसाब से आप बना बना कर लिखना, ठीक। आगे देखो, मुझे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है। मैं चाहता हूं कि मेरे घर वाले मेरा साथ दें और मुझे एक अच्छा क्रिकेटर बनने में मेरी सहायता करें या मेरी मदद करें। मुझे पता है कि तुम्हें भी क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है, परंतु तुम एक इंजीनियर बनना चाहते हो। तुमने पहले ही सोच रखा है तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है और तुम्हारा सेमेस्टर एग्ज़ाम कैसा गया, ज़रूर बताना। अब देखो, एक सेमेस्टर एग्ज़ाम का मैंने यहाँ पे मतलब क्रिएट कर दिया है पॉइंट, या यहाँ पे ये भी आप कह सकते हो कि तुम्हारा बोर्ड एग्ज़ाम कैसा गया। तो इससे समझ में आएगा कि हाँ, लड़के का जिसको पत्र लिख रहा है आई थिंक बोर्ड एग्ज़ाम था, ठीक। तो और अंत में लिख दोगे कि मैं आशा करता हूँ कि तुम कुशल मंगल हो और मेरा यह पत्र मिलने के बाद बहुत खुश होगे। मैं भगवान से दुआ करूँगा कि तुम एक बहुत अच्छे इंजीनियर बनो, क्योंकि इसकी इंजीनियर बनने की इच्छा है, इंजीनियर पे ये कार्य कर रहा है पहले से, जिसको ये पत्र लिख रहा है, ठीक। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे देखो उसको लिख दिया है। और अंत में लिख दोगे तुम्हारा मित्र नीलेश यादव। मैंने यहाँ पे अपना नाम लिख दिया है। यहाँ पे कोई भी आपको एग्जाम में अपना नाम नहीं लिखना होता है, तो तुम्हारा मित्र यहाँ पे XYZ ऐसे लिख दोगे, ठीक। क्योंकि नाम नहीं लिखना होता है तो नाम का जगह XYZ आप लिख देना एग्जाम में, ठीक। तो इस तरह आपका रहा अपनी विशेष रुचि, अपनी किसी विशेष रुचि का उल्लेख करते हुए आप मित्र को पत्र लिखना। तो अपनी विशेष रुचि, तो यहाँ पे मैंने क्रिकेट को पॉइंट बनाकर और लिख दिया है, सिंपल। तो ऐसे लिख दोगे। आशा करता हूँ आपको आइडिया लग गया होगा, ठीक है। बाकी आप अपने हिसाब से बना बनाकर लिखते रहना, आपके एग्जाम में आ जाए तो। उसके बाद देखो, और आना ही आना है, इन दोनों में से कोई ना कोई आपके एग्जाम में आना ही आना है। उसके बाद 10 के बाद 11 नंबर है, सॉरी मतलब 11 नंबर बोल रहा हूँ, इसी का अथवा है यार, वीडियो शूट करते करते ना गला मतलब अब बैठने लगा, ठीक। तो कहीं उल्टा सीधा बोल देता हूँ। 10 का बाद मतलब जैसे 10 का ये 11 है बोल दिया, हालांकि 10 का ये अथवा वाला है, ठीक। तो माफ़ करना। चलो, उत्तर मध्य रेलवे को एक शिकायती पत्र लिखिए जिसमें टिकट निरीक्षक द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार का उल्लेख हो। ओके, देखो यहाँ पे
ओके, हाँ, माफ़ करना, थोड़ा पानी पीने लग गया। चलो देखो, क्या करना है इसमें कि उत्तर मध्य रेलवे को एक शिकायती पत्र लिखना है। उत्तर मध्य रेलवे को एक शिकायती पत्र लिखिए, जिसमें टिकट निरीक्षक यानी वही टीटी होता है ना, उसके द्वारा, ठीक है। तो टिकट निरीक्षक द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार का उल्लेख हो, यानी वर्णन हो। तो देखो इसको मैंने कैसे लिखा है, यहाँ पे देख सकते हो, प्रश्न उत्तर संख्या 10 का था वाला। बाकी आपको दोनों में से कोई एक ही लिखना होगा, लेकिन किसी के पेपर सेट में ये आएगा, किसी में ये आएगा, तो हम लोग इसलिए दोनों को कर ले रहे हैं। देखो इसमें आप कैसे लिखोगे। सबसे पहले तो क्या क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि उत्तर मध्य रेलवे को शिकायती पत्र लिखना है, और किस लिए लिखना है? टिकट निरीक्षक द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार पे, ठीक। तो यहाँ आप अपना टॉपिक बना लोगे कि उत्तर मध्य रेलवे में टिकट निरीक्षक द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार हेतु शिकायती पत्र, ऐसे बना लोगे और इसमें लिखोगे। अब भाई कैसे लिखोगे भाई? अब देखो यहाँ पे आप किसी को रिक्वेस्ट करोगे भाई, शिकायत कहीं लिख रहे हो तो किसी अधिकारी को, किसी विभाग को लिखोगे, तो यहाँ पे आप मतलब रिक्वेस्ट करोगे एक तरह से, तो यहाँ इसलिए सेवा में लिखोगे सबसे पहले ऊपर कि सेवा में, ठीक। अब किसको लिख रहे हो भाई? तो भाई जो भी विभाग होगा, उत्तर मध्य रेलवे भाई है तो उत्तर मध्य रेलवे का जो भी मतलब विभाग होगा उसी को तो लिखोगे पत्र। तो ही लिखोगे कि सेवा में विभाग महाप्रबंधक, और विभाग महाप्रबंधक इसके उत्तर रेलवे दिल्ली, ठीक। ऐसे लिख दोगे। उसके बाद आगे देखो क्या लिखोगे, इधर मैंने लिखा हुआ है, अब इस बगल यहाँ पे देखो विषय थोड़ा लिख दोगे अब यहाँ पे कि किस विषय पे आप लिख रहे हो भाई। तो टिकट निरीक्षक द्वारा अभद्र व्यवहार के संबंध में, ओके, ये लिख दोगे और फिर लिखोगे महोदय। अब महोदय के बाद अब यहाँ लिखना प्रारंभ कर दोगे, मेन आपकी बात स्टार्ट होगी। कैसे अब यहाँ पे लिख रहे हो, कैसे एक्सप्लेन चीज़ों को कर रहे हो, तो देखो मैंने कैसे एक्सप्लेन किया है, ठीक है। सविनय निवेदन है कि मैं कल वंदे भारत एक्सप्रेस, देखो ये वंदे भारत एक्सप्रेस मैंने अपने आप से क्रिएट कर लिया है, आप कोई भी यहाँ पे रेलगाड़ी का नाम लिख सकते हो, ठीक है। तो सविनय, क्योंकि यहाँ पे भाई उत्तर मध्य रेलवे में आप यात्रा कर रहे हो, उसमें टिकट निरीक्षक द्वारा आपका मतलब अभद्र व्यवहार किया गया है आपके साथ, तो उसका मतलब शिकायती पत्र लिख रहे हो। तो चलो इसमें देखो, सविनय निवेदन है कि मैं वंदे भारत एक्सप्रेस से लखनऊ से दिल्ली जा रहा था, ठीक है। यहाँ पे या दिल्ली से लखनऊ जा रहा था, कहीं से भी कहीं से कर सकते हो, क्योंकि ये काल्पनिक चीज़ें करते हो। ये ऐसा नहीं है कि भाई लखनऊ से दिल्ली जाती ही है, एक्चुअल में ये ट्रेन जाती ही होगी, ऐसा एक्चुअल लाइफ से कोई मतलब नहीं है, आपको बनाकर ही लिखना है। आप कहीं से कहीं भी लिख सकते हो, ठीक। चलो, तो सविनय निवेदन है कि मैं कल वंदे भारत एक्सप्रेस से लखनऊ से दिल्ली जा रहा था, या लखनऊ से आगरा जा रहा था, लखनऊ से मुंबई जा रहा था, ऐसे कुछ भी लिख सकते हो, ठीक। जिसमें अब देखो, जिसमें चूंकि शिकायती पत्र लिखना है तो कोई ना कोई शिकायत मतलब क्रिएट करो आप, ठीक। तो देखो जिसमें मैं, मेरी माँ, मेरी पत्नी और मेरे 2 छोटे बच्चे शामिल थे, ठीक है। सविनय निवेदन है कि मैं कल वंदे भारत एक्सप्रेस से लखनऊ से दिल्ली जा रहा था, जिसमें मैं, मेरी माँ, मेरी पत्नी और मेरे 2 छोटे बच्चे शामिल थे। मैंने अपने पूरे परिवार का टिकट ले रखा था, किंतु अपने बच्चों का नहीं लिया था, क्योंकि 5 साल के बच्चों का टिकट नहीं लगता, और मेरा पहला बेटा यानी वही बच्चा 4 साल का है और मेरा दूसरा बेटा 2 साल का है, अतः मुझे इन दोनों का टिकट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। और यहाँ पे हमने रीज़न तो क्रिएट कर दिया भाई कि भाई एक मतलब 2 बच्चे हैं भाई, उसमें से मतलब उन दोनों का नहीं लिया था, तो हो सकता है टीटी उसके लिए डांटे, ठीक है। तो उसी के लिए इसने शिकायती पत्र लिखा हो, तो सही बात है, इसी को मैंने टॉपिक बनाकर लिखा है। तो देखो आगे देखो कैसे लिखा है, किंतु मेरा पूरा परिवार जब ट्रेन में सफ़र कर रहा था, तभी एक टिकट निरीक्षक आया जिसका नाम पंकज त्रिपाठी था। अब देखो भाई यहाँ पे कोई भी नाम आप बना सकते हो भाई। जिस समय ये पत्र लिख रहा था मैं ना, ओह माय गॉड 2 फिल्म देख रहा था, ओह माय गॉड 2, उसमें पंकज त्रिपाठी ने मतलब रोल किया, तो उसी का नाम याद आ गया भाई, पंकज त्रिपाठी जी का ही, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक। कुछ भी यहाँ पे आप लिख सकते हो, टिकट निरीक्षक का नाम, ठीक। तो किंतु मेरा परिवार जब ट्रेन में सफ़र कर रहा था, तभी एक टिकट निरीक्षक आया जिसका नाम पंकज त्रिपाठी था। उसने हमारे पूरे परिवार का टिकट चेक किया और मेरे दोनों बच्चों का टिकट न होने के कारण हमारे साथ अभद्र व्यवहार किया। अब अभद्र व्यवहार मीन्स गालियाँ वालियाँ भी दे सकते हैं, अब इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, केवल लिख दो अभद्र व्यवहार किया, ठीक। आप आगे देखो, जब मैंने उससे बताया कि इनका टिकट नहीं लग सकता, तो वह मुझे जेल जाने की धमकी देने लगा और
मेरे पूरे परिवार से बदतमीजी करने लगा। अतः आपसे निवेदन है कि आप इस टिकट निरीक्षक पर कोई कार्यवाही करें। और यहाँ पे लिख दोगे आप कि भवदीय, अब जो भी यहाँ पे आपका नाम है भाई, अब नाम में यहाँ पे नाम नहीं लिखा जाता है तो आप यहाँ पे XYZ कर दोगे। और यहाँ पे जो भी आप जहाँ से लिख रहे थे भाई, तो वहाँ का यहाँ पे पता डाल दोगे। तो लखनऊ, क्योंकि आप लखनऊ से दिल्ली जा रहे थे ना, ठीक है, तो यहाँ पे लखनऊ लिख दो, सिंपल, यानी आपका घर लखनऊ है। उसके बाद या यहाँ पे दिल्ली भी कर सकते हो, क्योंकि भाई अब तो आप दिल्ली पहुँच चुके हो ना, लखनऊ से दिल्ली गए थे, इसका मतलब कि आप दिल्ली पहुँच गए हो। या ये भी हो सकता है कि भाई आप जाकर वापस भी आ गए हो, तो यहाँ पे लखनऊ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। उसके बाद यहाँ पे जो भी दिनांक हो भाई, एक बार यहाँ पे दिनांक डाल देना, आपका काम खत्म। तो इस तरह से आपका ये पत्र लेखन हो गया इस टॉपिक पे। तो इन 2 टॉपिक पे हमें दिया था ये मॉडल पेपर में, जो बोर्ड द्वारा ऑफिशियल जारी किए गए थे, ठीक है। तो इन दोनों टॉपिक पे हमने लिख लिया, ठीक। बाकी इसको तैयार कर लेना, आपके 4 मार्क ये देकर जाएंगे पत्र लेखन वाले टॉपिक। ये दोनों टॉपिक निश्चित है आना ही आना है, किसी पेपर सेट में ये आएगा कि किसी पेपर सेट में ये आएगा, ठीक। तो दोनों को देख लेना, आप तैयार कर लेना। बाकी आप बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। और फिर मैं बताना चाहूँगा वीडियो के अंत में, जो हम लोग का लक्ष्य बैच है, ठीक है, लक्ष्य बैच आप ज्वाइन कर लेना। हमारी ऐप है UPMSP स्टडी, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप प्ले स्टोर से भी सर्च करोगे तो आ जाएगी, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे आपको जो आपका प्रीवियस ईयर पेपर है 2023 का, उसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस सारे सब्जेक्ट का जो सातों सेट का पेपर था, उसका सोल्यूशन मिल जाएगा अच्छे से, वीडियो के साथ साथ PDF भी मिल जाएगा, ठीक है। और वहाँ पे मैं टेस्ट का भी ऑप्शन डाला हूँ, टेस्ट भी दे सकोगे आप, ठीक है। उसके अलावा जो मॉडल पेपर है बोर्ड द्वारा ऑफिशियल जारी मॉडल पेपर, जैसे ये हिंदी का था, इसी तरह मैथ का जारी किया गया है, साइंस का जारी किया गया, उसका भी सोल्यूशन वीडियो के साथ PDF भी, ठीक है। और PDF कैसे मिलेगा आप देख ही लीजिए, PDF की क्वालिटी मैंने आपको दिखाई दिया, इसी तरह बेस्ट क्वालिटी मिलेगा। उसके अलावा मैं अपनी तरफ से मॉडल पेपर बना रहा हूँ हर एक सब्जेक्ट का, ठीक है, जिसमें मैं पिछले कई सालों का यूज कर रहा हूँ पेपर। भाई पिछले तो ओल्ड पैटर्न हो गए, तो इसलिए मैं उसको नए पैटर्न पे मतलब क्रिएट कर रहा हूँ अपने हिसाब से और बना रहा हूँ। तो उसका सोल्यूशन, इन सब का सोल्यूशन वीडियो के साथ PDF सोल्यूशन मात्र आपको 299 रुपये में हमारे इस बैच में, लक्ष्य बैच में आपको मिल जाएगा। तो आप ज़रूर ज्वाइन करना, ठीक है। और अगर वहाँ पे ज्वाइन करने में कोई भी आपको अगर दिक्कत हो यार ना, तो आपका वहाँ पे ये नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप पेमेंट करने में कोई प्रॉब्लम हो, हालांकि वहाँ पे QR कोड भी मिल जाएगा, ऑनलाइन पेमेंट नहीं हो रहा है तो वहाँ पे QR भी मिल जाएगा। QR पे आप पेमेंट कर QR कोड को स्कैन कर पेमेंट कर इस नंबर पे आप पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेकर भेज देना, अपना नाम लिख देना, आपको बैच में ऐड कर दिया जाएगा। और कोई भी दिक्कत हो तो इस पर कॉल भी कर सकते हो, डायरेक्ट मुझसे बात भी कर सकते हो, ठीक है। तो चलो, ये रहा हम लोग का बोर्ड द्वारा जारी ऑफिशियल हिंदी का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन। आशा करता हूँ आपको सारी चीज़ें, सारा का सारा डाउट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बाकी चलो, मैं इसी तरह मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।